जो नारिज्म के ऊपर है, ठीक है। और गीतिका मैंने कहा शायद कॉल यूनिट आपका इससे से लेना चाहता है, तो आपको ये करने का वीडियो में दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी, एकदम डिटेल में कवर होगी। डोंट वरी, पता नहीं बोर्ड का क्या बना दिया है। देखो डिक्टेटरशिप में सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा वो पूरा देखेंगे डिक्टेटरशिप क्या है, ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है, नाजिज्म क्या है, फासिज्म क्या है। डिक्टेटरशिप के मीनिंग से सबसे पहले थोड़ी बुरी बातें कर देते हैं। तो डेफिनेशन जो देता है वो अल्फ्रेड पोप नाम का एक थिंकर है, वो देता है कि dictatorship is the type of the government in which the power is not obtained by majorly by the inheritance। मतलब हेरेडिटरी पोजीशन जो चली आती है वैसे मेजरली पावर एडॉप्ट नहीं होता है। तो कैसे होता है? he told that the power is acquired by either force or consent or by combination of both। either force और consent मतलब या तो मराओ या तो बातें करो, अगर बातें से नहीं मानते तो फिर लातों से मनाओ। इस तरीके से दोनों तरीके से जो पावर एक्वायर करता है, हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं वो लोग। उसके बाद हम देखेंगे तो एक थिंकर है कार्ल फ्रेडरिक एंड वेजेंस्की, वो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई डिक्टेटरशिप की। उसने 6 पॉइंट सिंड्रोम किया कि 6 पॉइंट्स होने चाहिए डिक्टेटरशिप के। उसमें मैंने पॉइंट और ये ट्रिक मैंने लिख लिया, आप ऐसे लिख लेना। सबसे पहला है आई का मतलब होता है एक स्ट्रांग उसकी आइडियोलॉजी होती है डिक्टेटरशिप की। उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे पूरा डिक्टेटरशिप क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रांग नेशनलिज्म है, एक आइडियोलॉजी होती है। उसके साथ जो दूसरा है वो है वन पार्टी स्टेट होगा, मतलब पूरे के पूरे जो भी स्टेट होगा डिक्टेटर उसमें एक ही जो है वो पार्टी होगी और एक ही पार्टी में मेजरली क्या होगा, एक ही बंदा जो है वो राज करेगा। रूसिया में देखते हो एक ही पार्टी है, चाइना में एक ही पार्टी है, उसमें भी कौन एक ही बंदा जो है वो सब कुछ ज्यादा रूल करता है। तो उस तरीके से वन पार्टी स्टेट होगा। उसके बाद है द टेररिस्टिक पॉलिसिंग होगा, मतलब कि आप अगर घर में चुपचाप बैठे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। क्यों करते जासूसी? क्योंकि जो डिक्टेटर होता है उसको भय रहता है कि कहीं चुपके से तो मेरे खिलाफ तो ये लोग आंदोलन नहीं करना चाहते, उसकी वजह से वो आपके जो घर में जाके भी वो लोग जासूसी करते हैं, वो टेररिस्टिक पॉलिसिंग करते हैं उसमें बोलते हैं। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है कि द कंट्रोल ओवर द ऑल द कंट्रोल ओवर द मास कम्युनिकेशन, जितने भी न्यूज़पेपर है या फिर जो भी मीडिया है उसके ऊपर टोटल वो लोग आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो सब जो है वो सेंसरशिप लगा देते हैं। तो टोटल कंट्रोल ओवर द मास कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है वो है ए मींस दैट कि आर्म कॉम्बैट, टोटल कंट्रोल ओवर द आर्म कॉम्बैट। जो भी 3 जो ब्रांचेस है आर्मी की उस तीनों के ऊपर कंट्रोल ला देते हैं ये डिक्टेटर जो होता है वो। उसके बाद है ई मतलब कि टोटल जो इकोनॉमिकली जो भी एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर भी डिक्टेटर का जो है वो टोटल क्या जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो 6 पॉइंट्स उसने बताए वेजेंस्की एंड कार्ल फ्रेडरिक ने। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, कैसे डिक्टेटरशिप का आइडिया यहाँ तक पहुंचा है और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था एंशिएंट में, जो रोम हुआ करता था, एंशिएंट रोम था, वहाँ पे एक आइडिया चलता था कि जब कभी हमारे यहाँ जैसे इंडिया में इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, उसी तरीके से वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे उनको इमरजेंसी के वक्त एकदम एक्सेसिव पावर मिल जाती थी। तो उस वक्त जो है जो रोम का डिक्टेटर था वहाँ से ये एंशिएंट रोम के आइडिया से ये डिराइव हुआ है, अब तक चला रहा है। पर अगर मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जूलियस सीजर है, ऑगस्ट सीजर है, और अगर एकदम मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो जो नाजिज्म फासिज्म है, उसके अलावा जो लीबिया का जो कर्नल गद्दाफी है, उसके अलावा जो पुर्तगाल में जो सालादार का शासन आया, ये सब चीजें हम लेटर मॉडर्न पीरियड में हम लोग देख सकते हैं अभी के टाइम पे स्पेशल। उसके बाद हम देखें तो उसकी कौन से फिलोसॉफिकल फादर है, कोई भी काम हम लोग करते हैं या फिर जो भी शासक करता है तो उसके पीछे आइडियोलॉजी चली आती है, उस आइडियोलॉजी से वो प्रभावित होता है, उसकी वजह से वो अपना काम करता है, ठीक है। तो उसके फिलोसॉफिकल कौन से फादर थे कि जिससे डिक्टेटरशिप थोड़ा बहुत जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। उसमें सबसे पहले एच मैंने लिखा है, एच का मतलब होता है हीगल। हीगल जो था वो आप पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट सेम में आप पढ़ेंगे कि हीगल जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाता है और 2 स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाने के बाद वो एक नेशन स्टेट की एस्टैब्लिश करता है। और नेशन स्टेट जो होगा ना वो जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तब उस स्टेट में रहे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसको उस नेशन स्टेट की बात जो है वो माननी पड़ेगी, उसको नेशन स्टेट के प्रति उसको सरेंडर कर देना पड़ेगा। और नेशन स्टेट जो भी आपको आदेश देता है वो आपको फॉलो करते हैं अगर आप, तो उसका मतलब है आप फ्री है। अगर नेशन स्टेट आपको ये बोलता है कि आप जेल में चले जाइए तो जेल में चले जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्री हो रहे हैं। जेल में जाने से आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप फ्री हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नेशन स्टेट ने ऑर्डर दिया है वो आप फॉलो कर रहे हैं। तो हीगल ने इस तरीके से नेशन स्टेट को सुपीरियर बता दिया, तो इस तरीके से नेशन स्टेट को सुपीरियर बता के उसने डिक्टेटरशिप लाई। रूसो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कि रूसो किस तरीके से जेंडर विल की बात करता है। जेंडर विल मींस कि जो भी अच्छी बातें हैं सब लोगों में, पूरे सिटीजन्स में, उन अच्छी बातों को मिला देना, सबकी एक्चुअल विल को जब आइडियल विल को जब मिला देते हैं हम लोग तब बनती है जेंडर विल। और जेंडर विल में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है वो जब सबकी अच्छी बातें मिला देते, एक कॉमन बात बना दी हमने, तब हर एक इंडिविजुअल को उस कॉमन बात को फॉलो करना पड़ता है। और रूसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी लास्ट लाइन ये लिखता है कि एवरीवन बाउंड टू बी एवरीवन
कैन बाउंड टू बी फ्री, मतलब ये बोलता है कि अगर ये आप जो कॉमन बात है जो अच्छी है तो अगर उसको फॉलो आप करते हैं तो उसका मतलब है कि आप फ्री हैं, और अगर कोई बंदा उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है कि आप फ्री नहीं है, और आप उसको फ्री करवाने के लिए उसको बात मनवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये बात बोलता है दोस्तों। उसके बाद निश्चय जो है उसका कंसेप्ट है सुपरमैन का। सुपरमैन एक ऐसा इंसान होता है अपनी बात करने की, उसके पास सब कुछ पावर होती है और वो और ज्यादा पावर चाहता है, और उसके पास जो है वो तो उसकी हीरो वर्शिप होती है कि उसको सब लोग उसी के गुणगान गाते हैं, और उसी के साथ वो बात करता है कि सुपरमैन ही सिर्फ डिसाइड करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसी तरीके से डिक्टेटरशिप का उसका विराय हुआ है कि डिक्टेटर जो है वही सिर्फ अच्छा करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसी के जैसा कंसेप्ट है बर्गसन एंड शोपेनहावर का। वो भी बोलते हैं कि जो मास होती है, जो सोसाइटी है, वो कैसी है, एंटी रेशनल है। एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का उसने कंसेप्ट दिया है कि जो सोसाइटी में सब लोग जो है वो नहीं जानते कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, ठीक है। कुछ जो डिक्टेटर जो बैठा है, तो जो एडिटिस्ट जो माइनॉरिटी जो रूल कर रही है, उन्हीं के पास ये नॉलेज है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए हमें वही चीज करनी चाहिए जो वो बोलता है। सबके पास इतना ज्ञान नहीं कि वो इंडिविजुअली डिसाइड कर सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद सबाइन भी आप पढ़ेंगे तो सबाइन ने भी जो है वो नीचे हिगल और उसके अलावा जो रोम आइडियोलॉजीज है कि जो कि रूल को ऑबे करना, एकदम जो है जो बात बोलता है स्टेट वही बात करना, तो ये सब जो है उसके फिलोसॉफी का फादर है। अब हम देखेंगे कि टाइप डिक्टेटरशिप के, उसमें दो टाइप में हम डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टी बेसिस पे जो डिक्टेटरशिप आती है कि कोई एक पार्टी जो है वो एक्सट्रीमली रूल करती है और दूसरी जो पार्टीज होती है उसको एकदम दबा दिया जाता है। और ऐसी पार्टी में आप देखेंगे कि जो चाइना में जो सीपीसी की पार्टी, नॉर्थ कोरिया में जो पार्टी है, उसके अलावा जो रशिया में पार्टी है, तो ये सब जो है वो पार्टी डिक्टेटरशिप मतलब एक ही पार्टी होती है। उसके बाद एक क्लास डिक्टेटरशिप जो कार्ल मार्क्स बात करता है कि या फिर सोशियो इकोनॉमिकल क्लास जो है उसकी जो पोजीशन खराब है तो उसके नाम पे वो लोग क्या करता है डिक्टेटरशिप स्थापित करते हैं। जैसे डिक्टेटरशिप को फ्लोरिटेरियन जो उसने स्थापित की थी, या फिर जो रशिया में स्टालिन के अंतर्गत जो आई थी वो। उसके बाद है मिलिट्री में भी तीन टाइप आते हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब हुआ कि मिलिट्री जो है वो शासन करेगी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और क्या करता है इकोनॉमिक्स को संभालेगी। उसमें भी तीन टाइप्स आते हैं। पहला है जुंटा, मतलब कि जो आर्मी के जो तीन ब्रांचेस है, नेवी, एयरफोर्स एंड जो हमारा वो उन तीनों के जो हेड्स है, वो हेड्स जो है वो क्या करेंगे, इसके 3-4 लोग मिलके, इसके 3-4 लोग मिलके, इसके 3-4 लोग मिलके सब मिलेंगे, और मिलने के बाद एक ग्रुप जो 15-16 पीपल का बनेगा वो फिर आगे जो है सब चीजों पे कंट्रोल करेगा। उसको हम बोलते हैं झुंडा, मतलब एक झुंड की तरह वो लोग काम करते हैं। दूसरा जो होता है वो मिलिट्री बैक्ड पर्सनल, मतलब एक ही बंदा होता है, समूह नहीं होगा, एक ही बंदा होगा। उसमें जो आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ था उस तरीके से जो है उसकी बहुत ज्यादा लीडरशिप होती है, तो एक ही बंदा काम करता है। तीसरा होता है कि मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन मिलिट्री इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे रहकर जो पॉलिटिक्स है उसको संभालती है, इकोनॉमिक्स को संभालती है, एंड दे क्रिएट देयर ओन सैटिस्फैक्शन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग बिहाइंड द सीन। एंड उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है कि वो एकदम एक्सट्रीम नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो स्फीयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है। इकोनॉमिकली सोशली जो स्फीयर है या फिर जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसमें आपको स्टेट आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। पॉलिटिकल स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होगा। जैसे कि नई पार्टी आप नहीं खड़ी कर सकते, आप इलेक्शन को आप नहीं लड़ सकते, आप जो है वोट से उसी को दे सकेगा कि जो स्टेट अलाउ करेगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर में क्या आता है, टोटल डिक्टेटरशिप आती है, लेकिन बाकी सब चीजों में नहीं आती। और उसमें भी इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म एक उसका सब टाइप आता है। उसमें ये होता है कि इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो भी चुने जाएंगे लोग वो सब जो है अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित कर देंगे। उसको एकदम बोलते हैं ग्रे जोन कॉन्सेप्ट, मतलब ग्रीन भी नहीं है टोटली, ब्लैक भी नहीं है, उसके बीच का है, ग्रे है, मतलब इलेक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ डिक्टेटरशिप भी है, तो ये ग्रे जोन कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं। टोटलिटेरियनिज्म उसके थोड़ा एकदम एक्सट्रीम रूप आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी नहीं, हमें जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, जो प्राइवेट लाइफ है, उन सब के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना है, टोटल कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी इंसान जो है वो कोई भी काम ये नहीं कर सकता, उसके प्राइवेट लाइफ, उसके घर के अंदर भी वो चीजें क्या कर रहा है वो सब के ऊपर जो है उसका कंट्रोल होगा, स्टेट का कंट्रोल होगा। उसको हम लोग बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म, जो कि जोसेफ स्टालिन के अंतर्गत आया था। फिर उसमें एग्जांपल है, उसके सब टाइप दो हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेफ्टिस्ट, मतलब कि जो भी लेफ्टिस्ट मतलब कि जो कम्युनिज्म के नाम पे जो क्लास और जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रही है उसमें कुछ शोषण हो रहा है उनका, और वो शोषण के नाम पे जब वो लोग सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं तब वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से डिराइव हुआ टोटलिटेरियनिज्म उसको हम लोग बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग वहाँ पे रशिया, रूस वगैरह में स्टालिन ने किया, और एक उसका सब है राइटिस्ट आइडियोलॉजी से डिराइव हुआ टोटलिटेरियनिज्म। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशन है अभी और जो क्लास चल रहा है, जो सोसाइटी अभी इकोनॉमी चल रही है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको और ज्यादा ग्लोरीफाई करना है। उस तरीके से जो लोग लाते हैं
जैसे कि जो नाजिज्म है, फासिज्म है, वो स्टेट को, नेशन को ग्लोरीफाई करना, उसको प्रिजर्व करो और ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करो। उस तरीके से जो लोग लाते हैं वो होता है राइटिस्ट आइडियोलॉजी से डिराइव हुआ टोटलिटेरियनिज्म। और राइटिस्ट आइडियोलॉजी में एक बहुत ही सुंदर ट्रिनिटी चलती है कि जो डिक्टेटर होता है, फॉर द डिक्टेटर द नेशनलिज्म इज द लॉन्चिंग पैड थ्रू व्हिच ही लीड टुवर्ड्स द इंपीरियलिज्म। मतलब डिक्टेटर क्या करता है, नेशनलिज्म के नाम पे लोगों की आइडियोलॉजी को फैलाता है, और नेशनलिज्म लोगों में जब आ जाता है तब वो इंपीरियलिज्म की तरफ अपना जो है वो कदम उठाता है। तो राइटिस्ट और उसकी ट्रिनिटी हमने देख लिया। उसके बाद अब हम डिक्टेटरशिप के बेसिक कांसेप्ट हमने देख लिए। उसके बाद उसके जो एग्जांपल आपकी जो सिलेबस में है वो है नाजिज्म और फासिज्म। सबसे पहले नाजिज्म देखते हैं, नाजिज्म एंड कैसे राइज हुआ हिटलर का पूरा। नाजिज्म के साथ आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी उसके पैरेलल, वो है कि क्या उस वक्त कंडीशन थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टिल द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप देखते हुए आप नाजिज्म का राइज समझेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फिनिश हुआ 14 से लेके 18 तक चला, और उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39 से 45, तो 18 से 39 के बीच में ही सब जगह जो है मोस्टली यूरोप में आई है डिक्टेटरशिप, चाहे वो पुर्तगाल का सालाजार हो या फिर स्पेन का फ्रैंको हो या फिर ये दोनों जो मेनली ये 20 साल का जो पीरियड है ना, उसी सब जगह डिक्टेटरशिप का राइज हुआ है। क्यों हुआ है वो भी समझेंगे पूरे यूरोप में। तो वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता होगा कि सेंट्रल पावर थे और अलाइड पावर थे। सेंट्रल पावर में ये जर्मन एम्पायर था, उस वक्त वो प्रॉपर वाला डेमोक्रेसी नहीं था, वो जर्मन एम्पायर था, मोनार्क था वहां पे। उसके अलावा जो दूसरे थे वो जो ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। उसके अलावा जो था वो अपना वो जो इटली था, लेकिन इटली ज्यादा वो वहां पे चला गया था 1950 में, अलाइड पावर है उसमें चला गया था। और उसके बाद जो अलाइड पावर में थे वो जो ब्रिटेन और यूएस, और यूएस आ गया 1917 में, यूएस एंट्री किया, रशिया निकल गया 17 में, इटली यहाँ से 15 में आ गए। ये सब जो है वो में अब क्या हुआ कि ये लोग जीत गए, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग जीत गए। उसने क्या किया, ये जो सेंट्रल पावर थे उसमें स्पेशली जो कि ये है जर्मनी है, उसके ऊपर उन्होंने एकदम हार्श ट्रीटी जो है वो इंपोज की। यहाँ तक रखते हैं हार्श ट्रीटी इंपोज की, ये लोग जीत गए। अब जब हार्श ट्रीटी इंपोज की, उसके पहले उन्होंने क्या कंडीशन बनाई वहां पे, कंडीशन उन्होंने ये बोला अलाइड पावर ने कि हम लोग ट्रीटी तो आपसे साइन करवाएंगे क्योंकि आप लोग हार गए, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको ट्रीटी साइन करवाने से पहले आपके यहाँ जो एम्पायर है ना, जर्मन एम्पायर, उसको पहले मिटाओ, आप यहाँ से मोनार्क हटाओ। हम जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी आएगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आएगी, तभी हम लोग वहां पे जाके ट्रीटी साइन करेंगे, उसके अलावा हम साइन नहीं करेंगे। तो उसको कंपल्सन में ऑफ द अलाइड पावर के कंपल्सन में उन लोगों के एम्पायर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाना पड़ा। पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए वो लोग वेमर नाम की वहां पे जगह है, तो वहां पे लोग मिलते हैं, और वहां पे मिलने के बाद एक नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं जिसको वेमर रिपब्लिक बोलते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा उसका, वेमर रिपब्लिक। और वहां पे वेमर रिपब्लिक ने उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फेडरल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश की, वहां पे यूएफ आया, मतलब सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। तो उसके रिजल्ट देखिए वो क्यों आया कि ट्रीटी साइन कर दी। अब ट्रीटी साइन करने के लिए आया था, उसके बाद उसने ट्रीटी भी साइन कर दी। वेमर रिपब्लिक ने जो आज ट्रीटी इंपोज की, हम देखेंगे कौन सी ट्रीटी, लेकिन वो उसके ऊपर साइन कर दी और साइन की ट्रीटी। तो उसकी वजह से जो जनता थी जर्मनी की, वो वेमर रिपब्लिक के प्रति जो है एकदम आक्रोश हो गया उसको, क्योंकि उसने इतनी डिसग्रेसफुल ट्रीटी साइन की थी वॉर में हारने की वजह से। तो उसकी वजह से जो जनता थी वो उतना वेमर रिपब्लिक से इतना नाराज हो गई कि वो जब भी मिलते थे उस सबको मार देते थे। तो जनता जो है, नॉट पीपल वर हैप्पी ड्यू टू दिस वेमर रिपब्लिक आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी। एंड आल्सो ट्रीटी साइन कर दी वो तो पहले की, लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है जर्मनी में, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश था। वो हम बात करते हैं कौन सा क्राइसिस था, लेकिन ये ट्रीटी जो साइन की वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसमें जो जर्मनी की जो भी ओवरसीज कॉलोनीज थी उन सबको फिर से ला दिया गया, मतलब उसको मर्डर मिटा दिया गया कि अब ये हमारी होगी। उसके साथ साथ वहां पे जो 13% जो टेरिटरी उसकी खुद की ले ली गई, और उसके साथ उससे टेरिटरी से रिलेटेड जो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द जर्मनी वो भी ले ली गई। उसके बाद क्या है कि 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल उससे लिया गया था, और डीमिलिटराइज पूरा कर दिया था जर्मनी को कि अब वो लोग आर्मी नहीं रखेंगे भी तो उतनी रखेंगे जैसा कि हम बोलेंगे। और उसके बाद वहां से उसको गिल्ट बताया गया कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसके लिए उसको जो है वो 6 बिलियन पाउंड का उसके ऊपर कर्जा लगा दिया, और उसके बाद जो राइनलैंड प्रोविंस था वो भी उनसे छीन लिया गया। तो इतनी डिसग्रेसफुल ट्रीटी जब साइन की वेमर रिपब्लिक ने, तब जो है लोगों को इतना ज्यादा आक्रोश हो गया वेमर रिपब्लिक से कि उसके बाद क्या हुआ, उसके इफेक्ट क्या हुए। नवंबर क्रिमिनल, जब भी कोई इंसान मिलता था कि वेमर रिपब्लिक वाला है, तो ट्रीटी साइन किया उसने, तो जब भी वो मिलता था उसको बोलते थे कि ये तो क्रिमिनल्स है, तो नवंबर क्रिमिनल्स है, क्योंकि इन्होंने नवंबर में ट्रीटी साइन की थी। और वो लोग बोलते हैं कि ये तो मिलते हैं तो उनको तो मारो। और डेमोक्रेसी, ये सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाए हैं, ये एक यंग आइडिया है डेमोक्रेसी, एक फ्रेजाइल आइडिया है, उसको हम लोग इस स्टेबल कंडीशन में वो आइडिया सर्वाइव नहीं कर सकता।
तो वो लोग बोलते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, जो ही हमें इन सब जो है मसले इन सब से निकाल सकती है। और इसीलिए बोला जाता है कि लोगों को ये चाह थी कि हम लोग डिक्टेटरशिप लाए, इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि हिटलर वाज नॉट बोर्न बट दिस सर्कमस्टेंसेस मेड हिम हिटलर। एंड आफ्टर दैट द मैन, जो वहां पे जो इसका इफेक्ट इतना ट्रीटी का हुआ कि वहां पे जो मैन था उन लोगों को प्रमोट किया गया कि आपको मस्कुलिन बनना है, आपको एग्रेसिव बनना है, आपको बलशाली बनना है। और जो ट्रेंच लाइफ होती थी, मतलब कि जमीन में ऐसे ऐसे खड़ा करके फिर वहां से वो लोग खड़े रहते थे और फिर वो जो है वो गन चलाते थे। तो ऐसी तरीके की जो ट्रेंच लाइफ होती थी उसको ग्लोरीफाई किया गया। उसी के साथ साथ ये ग्लोरीफाई किया गया कि हमें वॉर और नेशन को ग्लोरीफाई किया गया, क्योंकि इतनी हार्श जो थी वो ट्रीटी थी। और उसकी वजह से जो हमें क्या करना है, बदला लेना है वॉर का, उसकी वजह से जो वॉर थी, जो नेशन था, उसको बहुत ज्यादा उसमें ग्लोरीफाई किया गया। और उसी के साथ साथ जो एक जर्मनी जो एडिटर हुआ करता था वो एक्टर की पोजीशन में आ गया। अब हम देखेंगे कि ये तो ट्रीटी साइन की उसकी वजह से ये सब इंपैक्ट हुआ था हम सब पे। अब हम देखेंगे कि ट्रीटी साइन करने के बाद जो वेइमर रिपब्लिक में जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हुए वो तो एकदम तगड़े थे। वो बोलते हैं देखो लॉन, उन्होंने वॉर तो लड़ी, लेकिन वॉर लड़ी वो लॉन के पैसों से लड़ी, उनके पास उतना खुद का रिसोर्सेज नहीं था। तो चूंकि लॉन के पैसों से लड़ी थी तो वो लोग लॉन को उनको रिपे करनी पड़ेगी। तो अब रिपे करने के लिए क्या किया कि जो भी विनिंग स्टेट थे उन्होंने बोला कि आप लॉन रिपे कीजिए, लेकिन हमें आप कीजिए गोल्ड में, क्योंकि आपकी करेंसी का कोई पता नहीं कल कौन सी गिर जाए, हमारी लॉस होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई चले गोल्ड में कीजिए हमको। अब गोल्ड क्या है, स्कैरसिटी होती है उसकी, उतना उसका रिसोर्स नहीं होता है, और था भी तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि निकाल सके उस वक्त। तो गोल्ड की जो है वो स्कैरसिटी की वजह से उन्होंने क्या किया कि भाई चलो गोल्ड नहीं देते हम लोग, फ्रांस को बोला कि गोल्ड नहीं देते, चलिए हम आपको क्या करते हैं प्रोविंस दे देते हैं, रूड नाम का प्रोविंस, उसको जो है वो लॉन रिपे के चक्कर में उसको दे दिया फ्रांस को। अब फ्रांस को तो निपटा दिया, लेकिन बाकी स्टेट का क्या, यूएसए भी बैठा है, ब्रिटेन भी बैठा है, उनको कैसे निपटाए? तो उनके लिए उन्होंने क्या एक देसी जुगाड़ निकाला कि जो बहुत ज्यादा उन्होंने करेंसी छाप दी अपने स्टेट, अपने जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा करेंसी छापी। करेंसी छापने से क्या होता है कि बहुत करेंसी छापने से लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। अब किसी चीज एक चौक है, एक ही चौक है, जैसे कि तो से स्कैरसिटी एक ही चौक है समझ लो, तो इसके पास 50 है, उसके पास 100 है, क्योंकि पैसा तो सबके पास है, 50 है, 100 बोलेगा, 150 बोलेगा, 200 बोलेगा। इस वजह से क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। और उसकी वजह से इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें जो जर्मनी की वैल्यू है करेंसी की वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो देसी जुगाड़ उन्होंने किया, लेकिन उसमें कोई पल्ले नहीं पड़ा। अब अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नेशन है, और अमेरिका की सिंपैथी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपैथी है, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो जो अमेरिका ने इस वक्त भी सिंपैथी अपनी जगाई और उसने बोला कि भाई जर्मनी कोई नहीं, कोई बात नहीं, तू दिक्कत में मैं तेरे को थोड़ी बहुत मदद करता हूँ। उसने क्या बोला कि चलो हम क्या करते हैं, एक प्लान लाता है, वो ड्यूस प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं। अमेरिका जर्मनी पे इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक ड्यूस प्लान लाता है, और उसमें वो बोलता है, उसमें उसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सोशली उसको मदद की। लेकिन क्या हुआ कि इट वाज लाइक अ सैंड होम ऑन द सैंड बिल्ट ऑन अ सैंड, मतलब हवा का झोंका आएगा और ये चला जाएगा। तो ये क्या हुआ कि 24 से 28 तक अमेरिका ने हेल्प की, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन जैसे 29 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया वर्ल्ड लेवल पे, आर्थिक मंदी जो अमेरिका में हुई, जो नेशनल उसका जो स्टॉक एक्सचेंज था वो पूरा क्रैश हो गया, शेयर सब लोग बिकने लगे, शेयर की वैल्यू बहुत डाउन हो गई। और वैल्यू डाउन होने के साथ साथ वहां पे जो नेशनल जो उसका प्रोडक्शन था वो पूरा आधा रह गया। तो अमेरिका की खुद की हालत खराब हो गई, तो उसने बोला कि हम तुमको मदद क्यों करें, मेरी खुद की हालत खराब है। और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था 1929 का कि उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखा। और जर्मनी पे, क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम था, अमेरिका ने जर्मनी से पूरा का पूरा सपोर्ट खींच लिया, और उसकी वजह से जर्मनी में क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो सब बंद हो गया, लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, और लोग बेरोजगार होने की वजह से फिर उसके पास सेविंग्स नहीं बची, तब लोगों के अंदर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने लगी। और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ी, इस तरीके से पूरा प्लोरिटेरियनाइजेशन हुआ कि मतलब रिच से जब लोग जर्मनी में पुअर बनने लगे। तो पहले क्राइसिस चल रहा था, अमेरिका ने हेल्प की, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई 4 साल के लिए, लेकिन 1929 में फिर से कंडीशन सब वैसी की वैसी हो गई। अब इसी के पैरेलल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लेकिन उसी के पैरेलल क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। वेइमर रिपब्लिक में ऑलरेडी बोला लोग कैसे वेइमर रिपब्लिक से नाखुश ही थे, और वेइमर रिपब्लिक के खुद के कुछ लूपहोल्स, जैसे कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाया था। और उसी के साथ साथ उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ेंगे अगले साल में शायद, या फिर इस साल में भी आपका होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कांसेप्ट था, मतलब कि 100 सीट है, तो उसमें से किसी पार्टी को अगर 10% भी सीट मिल रही है तो उसका मतलब है कि उसका 10 कैंडिडेट तो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं जाए, 10% मिले तो मतलब 10 कैंडिडेट तो वहां पे जाएगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या होता है ना, उससे कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, इसके 10 आए, इसके 10 आए, इसके 10 आए, ऐसे सब लोग आते हैं। तो उसकी वजह से जो फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है वो नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेइमर रिपब्लिक के अंदर ये लोग फॉल था
कि वो वहाँ पे पीआर चलता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी वजह से त्वरित निर्णय नहीं ले पाते थे। उसके अलावा इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें आर्टिकल 48 था, और 48 आर्टिकल ये बोलता था, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लागू करेगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, उसी तरीके का वहाँ पे भी था कि आर्टिकल 48 बोलता था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक डिक्री जारी कर सकता है, मतलब हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस की तरह समझ लीजिए कि वो डिक्री जारी करेगा, तब जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बात बोलेगा वही चीजें होगी। तो इससे वेमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बने था, लेकिन उसमें क्या थोड़े बहुत डिक्टेटरशिप की भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो आर्टिकल 48 से समझ सकते हैं। उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, उससे कम्युनिज्म का स्प्रेड होना शुरू हुआ, वो स्प्रेड जर्मनी में भी हुआ, और वेमर रिपब्लिक के जिसमें ऑलरेडी लोगों का आक्रोश था उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि एक स्पार्टासिस्ट लीग बनी, जो आज के जर्मनी का जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी है, वही पहले जो उसका फॉर्म था वो स्पार्टासिस्ट लीग था। जो लोग ये बातें करते थे क्योंकि कम्युनिज्म का स्प्रेड हो चुका था, तो वो लोग ये बातें करते थे कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाकर हम लोग वहाँ पे कम्युनिज्म ला दें जर्मनी में। तो स्पार्टासिस्ट लीग एंड वेमर रिपब्लिक के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म चल रहा था, और इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देख लिया, फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिगड़ गया। अब हम देखते हैं, देखो हिटलर को अभी हम लोग नहीं ला रहे हैं हम, क्योंकि हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है अभी, तो उसको साथ ही साथ उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करवा देते हैं कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से वो लोग बचे। तो हिटलर आने के बाद ये सब चीज होती है कि वो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बचते हैं। कैसे बचते हैं कि हिटलर जो था ना, उसका एक करीबी मित्र था, वो था अल्जाइमर शेख, और उसने क्या किया कि अल्जाइमर शेख ने उसको ये बोला कि तू कुछ भी कर, ये इकोनॉमिक क्राइसिस मुझे सॉल्व करना है। तो उसने बोला, अल्जाइमर शेख ने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। वो उसने बोला कि एकदम स्टेट स्पॉन्सर पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर दीजिए, प्रोडक्शन स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, पूरी की पूरी फुल एम्प्लॉयमेंट कर दीजिए आप, उससे क्या होगा एकदम प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। हिटलर बोला ठीक है करते हैं, कुछ देखते हैं। उसके बाद अल्जाइमर ने बोला कि आप जो है वो इन सब में आपको अगर काम करना है तो आपको डिफेंस में खर्चा कम करना पड़ेगा, तभी आप ये सब वेलफेयर एक्टिविटी कर पाएंगे। तो डिफेंस में खर्चा कम करने के लिए जब उसने बोला कि आप डिसआर्मामेंट कीजिए, हिटलर बोला कि चल तू निकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं डिसआर्मामेंट भी नहीं करूंगा, और मैं जो है मैं तो करूंगा वॉर, क्योंकि हिटलर मानता था कि वॉर की वजह से क्या होता है, उसका एक कंसेप्ट है लेवेंस रेम का मतलब होता है कि उसका जनरल मीनिंग होता है लिविंग टेरिटरी, कि मतलब लिविंग टेरिटरी अगर आप बढ़ाते हैं, अपनी लिविंग टेरिटरी बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा कि टेरिटरी की आप बढ़ाई जो भी, उसके अंतर्गत जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, तो उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट होगा उससे हिटलर जो है वो ये इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व करना चाहता है। तो वो बोलता है कि हम तो वॉर करेंगे, हम तो लेवेंस रेम करेंगे, और उसी के चक्कर में उसने क्या किया, पोलैंड पे सितंबर 1939 पे अटैक कर दिया, जहां से वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट माना जाता है। पर पोलैंड को अपना एक वो पता नहीं क्यों लेकिन लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट मानता था कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो पोलैंड पे करो। तो उसने लेवेंस रेम का जो एक्सपेरिमेंट किया वो भी पोलैंड में किया। इस तरफ पोलैंड था और जर्मनी ने यहाँ से उसके ऊपर अटैक कर दिया। पीछे से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और वहां से जो ये थे फ्रांस और ब्रिटेन, वो लोग यहाँ से उसको मार रहे थे और जर्मनी जीत भी जाता क्योंकि हिटलर के अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और उसके बाद 1941 में हिटलर ने एक गलती कर दी सिर्फ कि उसने जो है वो रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। और रशिया के ऊपर जब अटैक किया तब रशिया ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि क्लाइमेट वहां पे ऐसा था, ये लोग पीछे गए, ये लोग पीछे गए और ऐसे फिर जो तो 1941 तक जर्मनी फुल कंडीशन में था कि वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाए, लेकिन रशिया के ऊपर अटैक किया, वहां से नाजीज़म का फॉल डाउनफॉल शुरू हुआ। तो इस तरीके से पोलैंड और रशिया पे अटैक किया। हिटलर ने किस तरीके से अपना इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व किया, वॉर की तरीके से, लेवेंस रेम की तरीके से। और हिटलर के आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस लाए उसने क्या लाए कि सबसे पहले तो उसमें लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस का एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें से वो निकल गया क्योंकि वो तो वॉर में मानने वाला बंदा था, तो वो उससे निकल गया। उसके बाद जो उसने ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है ना उसमें जो पीपल थे वो सेम कल्चर के थे, एक ही जैसे लोग थे वहां पे, तो वो बोलता है कि हम, और उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया में भी कि जो उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में ये तीनों के पीपल जो है ना वो मोस्टली सेम है। तो वो बोलता है कि हमें क्या करना है कि वन पीपल अगर है, एक ही जैसे लोग है, तो वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो उसने क्या किया, तीनों को मिला दिया, तो वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का उसने कंसेप्ट दिया। उसके अलावा जो राइनलैंड उसका ट्रीटी में चला गया था वो भी उसने फिर से एक्वायर कर दिया। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में भी उसने रिफॉर्म किया। अब हम हिटलर पे यहाँ बीच में ला देंगे कि इकोनॉमिक में डिसकंस्ट्रक्शन करवाना था। अब हम देखेंगे कि हिटलर कैसे सत्ता में आता है, उसका कैसे डेवलपमेंट होता है। हिटलर जो था वो पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना तब वो आर्मी में था हिटलर, और हिटलर आर्मी में था। तो उसके बाद वो जब घर आता है उसके बाद सोचता है कि भाई मुझे कैसे मैं अपने देश को इस क्राइसिस से बाहर निकालूं। पर उस वक्त हिटलर जो है वो 1990 में एक पार्टी में ज्वाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसमें वो ज्वाइन होता है। उसके बाद उसका 1923 में उसका नाम चेंज करते हैं, नाम भी कैसा नहीं, 1990 में उसका नाम चेंज किया
जर्मन वर्कर पार्टी से उसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया। ऐसा नाम रखने के पीछे भी उसका कारण था कि नेशनल रखेंगे क्योंकि नेशनलिज्म का उस वक्त नीड था, क्राइसिस चल रहा था, और सोशलिस्ट इसलिए रखा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशलिज्म के नाम पे अट्रैक्ट कर सके। तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी उसने नाम रखा, और उसी के साथ साथ 1923 में उसने क्या किया, अपनी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां पे उसने क्या किया, मार्च किया कि सब लोग लेके चले गए वहां पे मार्च के ऊपर कि आप जो है वो सत्ता छोड़ दो। तो बर्लिन मार्च इसको बोला जाता है, 1923 में किया, लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। मुसोलिनी करता है रोम पे, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन वो पास हो जाता है, ये फेल हो गया, और फेल होने के बाद वो जेल में डाला गया। उसके बाद भी वहां से भी उसने लिखा जेल से हिटलर ने, और उसके बाद 1928 में यहाँ पे उसको, उसके बाद क्या हो गया, जेल से छूटा, उसके बाद इलेक्शंस लड़े उसने, और 1928 में उसने 2.6% वोट मिले, पूरे के पूरे वोट में सिर्फ और सिर्फ 1928 में 2.6% वोट मिले। उसके बाद 4 साल बाद जब इलेक्शन हुए 1932 में, उसमें उसको 37%, 2.8 से 37% वोट मिले। कैसे मिले, क्या किया ऐसा हिटलर ने? तो उसने क्या किया, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया, ऐसा उसने प्रोमिसेस की लोगों से, जैसा आज के जमाने में करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, जैसे उसने प्रोमिसेस की। एक तो वो हिटलर था ना, वो एकदम पावरफुल लीडर था, एकदम स्पीकर था, एकदम बढ़िया वाला स्पीकर था, और उसके साथ साथ वो प्लेइंग विद वर्ड्स करता था, ऐसे शब्दों से वो खेलता था कि लोगों को अपने ऐसे लुभा लेता था। जैसे कि जो उसने गैस चैम्बर में लोगों को मरवाया, तो वो बोलता था ये गैस चैम्बर नहीं, ये तो डिसइंफेक्शन एरिया है, कि यहाँ पे कोई बंदा जाता है तो वो इन्फेक्शन से एकदम मुक्त हो जाता है। ऐसा प्लेइंग विद वर्ड्स करता था। वहां पे जो नाजी सैल्यूट होता है वो मारता था, और जो स्वस्तिक वाला उसका साइन होता है नाजिज्म का, वो उसने वहां पे इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, उतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया। उसी की वजह से उसको इतने ज्यादा, उसके देखो 35% वोट में उसका इंक्रीज हो गया है। और तब जब वोट में इंक्रीज हुआ, तब वहां का जो प्रेसिडेंट था वो था हिंडनबर्ग, और हिंडनबर्ग बोलता है कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, तू आ जा यहाँ पे, और हिटलर को वहां पे चांसलरशिप दी। अब हिटलर कहाँ रुकने वाला था, हिटलर को चांसलरशिप दे दी, और उसके बाद उसने इस तरीके से डिसमेंटल किया डेमोक्रेसी को। सबसे पहले तो मिस्टीरियस फायर लगवा दिया अपनी पार्लियामेंट जो थी डेमोक्रेसी वाली, इन लोगों ने जो रेस्टेक पार्लियामेंट बोलते हैं जर्मन की, वहां पे उसको मिस्टीरियस फायर लगवाया, जिसको पता नहीं चला किसको किसने लगवाया। और फायर लगवाने के बाद उसने फायर डिक्री जारी कर दी कि अब जो है फायर आ गया, इमरजेंसी। किस तरीके की सोसाइटी थी हिटलर जो था, उसके वक्त सोसाइटी कैसी थी, तो वो सोसाइटी जो बेस थी ना, उसका कंसेप्ट है रेशियल हायरार्की के ऊपर बेस थी। रेशियल हायरार्की का मतलब होता है कि एक रेस जो है वो ऊपर है, दूसरी रेस जो है वो नीचे है। रेशियल हायरार्की का जो फिलोसॉफिकल फादर है, कि जहां से डिराइव हुई, वो है डार्विन, और एक है हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन का थियरी देखेंगे, बायोलॉजी के स्फीयर में उसने दी है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो फिट है उसको इसे सर्वाइव करने का अधिकार है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, उसको सोसाइटी के लेवल पे लागू कर दिया कि सोसाइटी में ऐसे लोगों को ही जिंदा रहने का अधिकार है कि जो रेसेस ऐसी है, जो सोसाइटी में कुछ स्पीशीज ऐसी है कि जिसको फिट है उसको इसे सर्वाइव करने का अधिकार है, बाकी सब मार दिए जाएंगे। उस तरीके से उसने फिलोसॉफिकल फादर देखे। अब हिटलर क्या करता है, हिटलर बोलता है कि हमारे यहाँ जो जर्मनी में जो रेस है, दो रेस थी मेन उस वक्त, क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज। तो वो बोलता है कि जो क्रिश्चियन है ना वो फिटेस्ट है, तो उसको इसे सर्वाइव करने का अधिकार है। जो बाकी थी जितने भी रेसेस थे उसको उसने नाम देता है वो है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब जिसके हम लोग इच्छा नहीं करते ऐसे लोग, उसमें थे रशियंस थे, पोलिश थे, उसके अलावा वहां पे ये मेन थे ज्यूज थे। सबसे ज्यादा जो हानि जिसको पहुंची वो थे ज्यूज। उसके रीजंस में अगर हम जाए क्यों पहुंची, क्योंकि उसका ट्रेडिशनल कुछ हॉस्टिलिटी थी बिटवीन देम, कि ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी के देयर वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप्स लाइक killing the Christians by the Jews। उस तरीके की स्टीरियोटाइप थी, वो भी एक रीजन माना जा सकता है कि उसने इतनी ज्यादा हत्या करवाई। अब हत्या करवाई कैसे, उसके दो फेजेस में उसने बांटा है। सबसे पहले जो सत्ता में आया 1933 में, उसके बाद 33 से लेकर 38 तक तो उसने परसुएट किया लोगों को, ज्यूस पीपल को मेनली, कि आप जो इस देश से निकल जाइए, हमें आपका कोई काम नहीं है, आप इस देश से निकल जाए। उसने कोई इतनी हिंसा वगैरह काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, परसुएशन किया। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 के बीच में, हिटलर का एक ही उद्देश्य था कि मुझे जो है ये वॉर जीतनी है। तो उस वॉर जीतनी एक ही उद्देश्य था, तो उसने बोला कि हम जो भी यहाँ पे ज्यूइश पीपल है उनको हमको कोई भी हमको उसका सहन नहीं करेंगे, अब हम मारेंगे। और उसने जो गेटोजाइजेशन किया, उसने जो ये सब ज्यूइश पीपल था, उसने क्या किया, सबको एक कॉन्सेंट्रेट किया एक एरिया में, और उसके बाद वहाँ पे गैस चैम्बर में उन लोगों को मरवा डाला। कितने लोग मारे, 6 मिलियन, 60 लाख लोगों को उसने मरवा डाला ज्यूइश पीपल को। और उसे मरवा दिया। तो 39 से 45 के बीच में उसने क्या किया, हिंसा की। 33 से लेकर 38 के बीच में उसने परसुएशन किया। तो उस तरीके से वहां पे सोसाइटी में उसने रेशियल हायरार्की ला दी। और उसके बाद जो किया है उसने वो है यूथ। यूथ के बारे में क्या बताया, जैसे कि आज भी स्पीचेस देते सब लोग यूथ ही देश का सब कुछ है, उस तरफ हिटलर भी मानता था कि हमारा जो यूथ है ना, उसको अगर नाजिज्म का आइडिया हम लोग पहना देते हैं
तो वो क्या करेंगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो लोग जो है वो नाजिज्म के लिए ही काम करेंगे। और इसकी वजह से यूथ कहाँ पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, जैसा आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्कूल्स में जो भी आइडियोलॉजी सिखाई जाएगी वो सब क्या होगा, नाजिज्म होगा। जो भी टेक्स्ट बुक लिखी जाएगी वो सब नाजिज्म के अकॉर्डिंग होगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जाएगी जो नाजिज्म के अगेंस्ट में हो। और जो भी स्कूल में जो भी बच्चे होंगे उन सबको प्योरीफाई, क्लीन किया जाएगा। क्लीन इन द सेंस हाइजीनिटी में नहीं, जो भी जूस जितने भी बच्चे ना उन सबको गैस चैम्बर में डाल के मरवा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस जो है, जो सुपीरियर रेस है, उनको ही सिर्फ और सिर्फ रहने का अधिकार है। और उसके अलावा जो टीचर है वो भी जिस तरीके से अनरिलायबल है कि ये टीचर है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत उसको शक है कि ये नाजिज्म के अगेंस्ट में बोल सकता है, तो उसको भी जो है वो लोग निकाल देते थे, इस तरीके से करते थे। तो ये यूथ हो गया। उसके बाद मदर्स को क्या करना, मदर जो कोई मदर ऐसे जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ना, अगर तो उसको कोई ऐसे से शादी नहीं करनी है कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं। अगर वो ज्यूइश पीपल से शादी करता था ना कोई महिला, तो उसको क्या करता था, पूरा हेड उसका शेव करता था, उसके बाद पूरी महिला को पेंट ब्लैक करता था, ब्लैक करके पेंट करता था और पूरी जर्मनी के स्ट्रीट से वो निकालता था। इस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलती थी अगर वो महिला किसी ज्यूइश पीपल के साथ शादी करती है। और अगर महिला ने समझ लो कि नॉर्डिक आर्यन जर्मन से ही शादी की तो उसको अवार्ड भी मिलता था, मेडल्स मिलते थे वो महिलाओं को। तो इस तरीके से अब शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे होंगे ना, तो बच्चे महिला को काम क्या है, महिला का एक ही काम है कि उसका बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए, वो किसी ज्यूस लड़की के प्रेम में ना पड़े। ये चीज जो है वो मदर को अपना बच्चे के ऊपर एक रियल प्योर ब्लडेड नाजिस पीपल दे हैव द वर्क टू डू लाइक दिस। एंड उसके बाद वो एक कांसेप्ट होता है कि होलोकास्ट क्या है। तो होलोकास्ट वाज काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अबाउट दिस ऑल काइंड ऑफ गेटोलाइजेशन, कि जो ज्यूस पीपल को मरवाया है उसका जो रिकॉर्ड है, जो टेक्स्ट बुक है, जो डायरीज है, जो जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं होलोकास्ट। और होलोकास्ट जो नाजी पीपल ने बहुत कोशिश की कि इन लोगों को होलोकास्ट सब जला डाले ताकि लोगों को ये बात पता नहीं चले, लेकिन फिर भी ये रहे। और होलोकास्ट वाले बोलते हैं कि होलोकास्ट आर द रिकॉर्ड्स इन व्हिच they told like that it is like kind of it is a warning to those who silence, it is a warning to those who silent, it is a मतलब जितने भी साइलेंस उस वक्त रहते ना लोग, उन सबके खिलाफ ये वार्निंग है कि अगर आपने साइलेंस रहे, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर आप लोग साइलेंस नहीं रहते ना तो ये हम शायद ज्यूस पीपल की कम होती होगा, ठीक है। इस तरीके से वो बोलता है। और उसके बाद ये पूरा हमने कर दिया कि होलोकास्ट तक हमने देखा। फासिज्म फटाफट देख लेते हैं। फासिज्म जो वर्ड है वो आया है फासियो के ऊपर से। फासियो का मतलब आपने कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा है वो अपने पापा के साथ आता है, वो एक स्टिक लेके आता है, ठीक है। उसके बाद वो पापा उसके स्टिक तोड़ देता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये इसे एक करके मत लाओ, बहुत ज्यादा उसके लकड़ी का इकट्ठा लाओ, तो उससे क्या वो टूट नहीं पाएगी। तो उसी तरीके से जो फासियो शब्द है इटालियन वर्ड है, तो उसका मतलब होता है कि बंडल ऑफ अ स्टिक, ओके। बट अगर फासिज्म के अप्रोच में अगर हमें उसको डालना है तो उसका मतलब होता है कि बंडल ऑफ पीपल। बंडल ऑफ पीपल क्या होता है, उससे क्या डिराइव होता है, यूनिटी डिस्क्राइब होती है कि बंडल ऑफ पीपल इज यूनिटी। तो मेन आइडिया फासिज्म का यही है, यूनिटी, ओके। एंड देन आफ्टर एक एक्सट्रीम राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। उसका मतलब है कि इतना ज्यादा इसमें देखो, यहाँ पे इतना नेशन की बात नहीं होती, लेकिन उससे भी ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो नेशन की बात करता है ना, वो है फासिज्म। नेशन ही सब कुछ है ऐसी बात करता है, इसलिए उसके एक्सट्रीम राइटिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे जर्मनी की कंडीशन थी, उसी तरीके की कंडीशन जो थी वो थी इटली की। वहाँ पे जो रिलीजियस जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ पे गवर्नेंस एकदम बेकार हो चुका था, करप्शन हो चुका था, और उसी के साथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया था, वहाँ पे कम्युनिस्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा था, स्पेन में फ्रांस में भी पड़ रहा था। ऐसा कंडीशन था उसी वक्त जो वो जैसे वहाँ पे हिटलर आया, उसी तरीके से जो इटली में है वो आया बेनिटो मुसोलिनी, और उसका राइज देखते कि कैसे हुआ। बेनिटो मुसोलिनी जो है वो भी उसी तरह की पूरी उसकी लाइफ है, पता नहीं कौन के मेले में गुम हुए थे। एक जो 1918 में वो क्या करता है कि पहले तो आर्मी में था, पहले तो वो आर्मी में था और आर्मी में बहुत ज्यादा उसको मेडल्स मिले, उसके जैसे लाइफ स्टाइल है। और उसके बाद घर में आने के बाद वो सोचता है कि मैं कैसे इस कंडीशन से देश को मेरे बाहर निकालूं। और उसके उसी वक्त जो है वो 1918 में कि डिक्टेटरशिप है जो हमें इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है, तो उसने इमोशनल स्पीचेस देना इस तरीके से स्टार्ट किया। बेनिटो मुसोलिनी ने 1919 में उसने एक लीग से एस्टैब्लिश की जिसको हम लोग बोलते हैं इटालियन कॉम्बैट लीग, जिसमें जो लोग थे उसको वो लोग बोलते थे ब्लैक शर्ट्स। ब्लैक शर्ट का मतलब वो होता था जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते थे। वो लोग क्या करते थे, जो भी लोग कम्युनिज्म डेमोक्रेसी की बातें करते थे ना, उन सबको वो लोग मारते थे, क्योंकि चाहिए क्या था, चाहिए था डिक्टेटरशिप जो हमें क्राइसिस से बाहर निकाल सके, तो उसको हम लोग बोलते थे ब्लैक शर्ट। आईसीएल उसने एस्टैब्लिश किया 1921 में। आईसीएल लीग जो थी इटालियन कॉम्बैट लीग, उसमें से ही एक चीज डिराइव हुई,
वो है ये नेशनल फासिस्ट पार्टी। नेशनल फासिस्ट पार्टी बनी फ्रॉम द आईसीएफ एंड नेशनल फासिस्ट पार्टी का जो लीडर था वो था मुसोलिनी, और उसने गवर्नमेंट को खुला चैलेंज दिया, आइदर यू सरेंडर और वी विल टेक कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। एंड 1922 में फिर उसने मैंने लिखा बर्लिन की तरफ मार्च की थी हिटलर ने, लेकिन वो फेल हो गया था, उसको जेल में डाला गया था। बस यही रीजन है कि वो ये फेल हो गया था, ये फेल नहीं हुआ। उसने रोम की तरफ मार्च की, तो रोम की तरफ मार्च की तो मास डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ब्लैक शर्ट्स वहां पे हुआ, और जो वहां का जो किंग था, मोनार्क था उस वक्त, किंग विक्टर इमैनुअल थर्ड, उसको उसके सामने सब लोग जाके इतना सब खड़े हो गए, और वो किंग बोलता है कि नहीं मुझे ये आर्मी यूज मत करो, मैं गिव अवे कर देता हूँ। और उसने जो मुसोलिनी था उसको इनवाइट कर दिया कि चलो आ जाओ, आप आर्मी यूज मत करो, आप सरकार बना लो। और बेनिटो मुसोलिनी, ही वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द इटालियन हिस्ट्री एट द ओनली एज ऑफ द 39 इयर्स एज, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट द 29 अक्टूबर 1922। एंड देन आफ्टर जब वो गवर्नमेंट में आता है, तब उसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर और ये सब चीजें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एकदम डिक्टेटरशिप वहां बना देता है। और 24 में उसके जब इलेक्शन भी हुए तो वहां पे 66% जो है वो वोट उनको मिले थे। अब ये जो बिलीफ है ना, ये बिलीफ नीचे वाली, वो आप नाजिज्म में भी लिख सकते हो, फासिज्म में भी लिख सकते हो, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली सेम है, 19-20 का फर्क है। तो देखो सबसे पहले है कि वहां पे कोई थियरी नहीं होती है कि इसी थियरी पे आपको काम करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम करना है। अगर जूस को मरवाना है तो मरवा दीजिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ज्यादा रियलिस्टिक है, हमें रियलिस्टिक बनना है, हमें एम्पिरिसिज्म को फॉलो करना है कि मतलब अनुभव के हिसाब से हमें काम करना है, हमें ना कि कोई थियरी है उसको रोल मॉडल बना के उसको फॉलो करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुसोलिनी बोलता है कि फासिज्म वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द fascism was based on the idea of the realism by the end the Bolshevik revolution जो रशिया में हुआ था was based on the idea of the theories like communism etc। और उसके बाद वो बोलता है कि हमें प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो डिसिप्लिन ही काफी है, हमें कोई ऐसे थियरीज वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंटी रेशनलिज्म है, एंटी रेशनलिज्म जो मैंने आगे भी बोला था, देखना वीडियो में बी एंड एस बर्गसन और शोपेनहावर ने कंसेप्ट दिया था। सब लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है, वो लोग बनाते हैं, उसको पता है अच्छा बुरा क्या होता है, तो वो जो भी उसको पता है ना उसके हिसाब से सब लोग काम करो, अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी वहां पे मत दिखाओ। तो उसको उसीलिए बोलता है कि जो है ट्रस्ट ओबे एंड फाइट, मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि वही उसको ही पता है कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है। इस तरीके से जो लीडर होता है, एलिटिस्ट माइनॉरिटी होती है, उसको ही सब कुछ पता है। उसके बाद सोशल हायरार्की होती है, यहाँ पे हमने देखा एकदम बहुत ज्यादा हायरार्की थी, उसने मरवा भी दिया लोगों को। यहाँ भी इतनी स्ट्रॉन्ग हायरार्की नहीं होती, सोशल हायरार्की होती है, इनइक्वालिटीज होती है, डार्विन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और उसके बाद कोई इक्वालिटी नहीं होती है, लिबर्टी भी नहीं होती है, लिबर्टी भी यहाँ पे नहीं होती है। वो लोग मानते हैं कि ऑर्डर जो है वो प्रायर है, ऑर्डर जब प्रायर होता है ना, सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, उसके जैसे उसके कुछ विचार है कि जैसे ऑर्डर प्रायर है कि ऑर्डर अगर नहीं होगा ना तो फ्रीडम नहीं बचेगी, ऑर्डर नहीं होगा तो फ्रीडम जो होगी वो होगी नेचुरल फ्रीडम, और नेचुरल फ्रीडम में सबके पास फ्रीडम होती है। तो हो सकता है कि कोई किसी को मार दे क्योंकि ऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो ऑर्डर इस प्रायर, ऑर्डर होगा तभी फ्रीडम आ पाएगी। तो इस तरीके से बात करते हैं। उसके अलावा लीगल भी बात बोलता है, हमने देखा कि जेल में जाना अच्छा है, उससे आप फ्रीडम मिलती है, क्यों, क्योंकि आप स्टेट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जेंडाइल नाम का एक थिंकर है, वो भी बोलता है कि मैक्सिमम लिबर्टी comes when there is a maximum power with the state, जब पावर स्टेट की ज्यादा होगी तभी आपको ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी मिल सकती है। उसके अलावा उसने डेमोक्रेसी को भी, और पार्लियामेंट होती है उसको भी नकारा कि पार्लियामेंट एक टॉक सेंटर होती है जहाँ पे सिर्फ लोग बातें करते हैं और टाइप इन सब तरीके से वो बात होता है। उसके अलावा पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं, हमें तो क्या चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए। और उसके अलावा कॉर्पोरेट स्टेट की वो बात करते हैं। कॉर्पोरेट स्टेट एक नया कंसेप्ट है जो उस वक्त कम्युनिज्म चल रहा था रशिया से, और यहाँ पे जो कैपिटलिज्म चल रहा था यूएसए वगैरह में, उन दोनों के बीच का रास्ता जो होता है वो है कॉर्पोरेटिज्म। और कॉर्पोरेट स्टेट का मतलब होता है कि जो कम्युनिस्ट, जो मतलब जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उन दोनों के इंटरेस्ट को सर्व करता है और उन दोनों का बीच में कैसे इक्विलिब्रियम बना के चलता है, दोनों को साथ में लेके चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये कॉर्पोरेट स्टेट। और उसमें फिर भी ये होता है, अच्छी बात है कि भाई दोनों को साथ में लेके चलता है, फिर भी थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा बहुत झुका होता है, किसके तरफ, कैपिटलिस्ट के तरफ। और दैट इज व्हाई कम्युनिज्म बोलते हैं कि ये जो था ना फासिज्म, ये लास्ट अटेम्प्ट था टू सेव द कैपिटलिज्म, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टिल्ट होते हैं कैपिटलिज्म के, तो उसको सेव करने का लास्ट अटेम्प्ट था द फासिज्म। एंड उसके बाद वॉर एंड वायलेंस, वो बोलता है कि वॉर जो होती है ना वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली बोल रहा है, मुसोलिनी बोल रहा है, वॉर प्यूरिफाइज द इंडिविजुअल, वॉर प्यूरिफाइज द नेशन, वॉर इज लाइक द मैटरनिटी टू द वुमेन। और वॉर को इस तरीके से वो ग्लोरीफाई करता है, वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है। और जब वॉर होगी तो क्या होगा, इंपीरियलिज्म होगा।
और इंपीरिया मतलब कि कॉलोनियलिज्म, लोगों के और टेरिटरी पे कब्जा होगा, और तब वो बोलता है कि इटली शुड आइदर एक्सपेंड और फिनिश, इटली या तो एक्सपेंड करना चाहिए या तो फिनिश हो जाना चाहिए। और तभी वो बोलता है कि व्हाट वी कांट अचीव थ्रू द 48 इयर्स ऑफ द प्रोपेगेंडा, हम 48 सालों तक बातें करते जो नहीं ला सकते हैं, दैट वी कैन अचीव ओनली थ्रू द 48 आवर्स ऑफ द वायलेंस, 48 आवर के वायलेंस से हम लोग वो पा सकते हैं। तो उस तरीके से इंपीरियलिज्म का वो कंसेप्ट देता है। इसके बाद वन पार्टी वन स्टेट, वहां पे एक ही पार्टी थी मुसोलिनी की, उसमें भी वन लीडर था जो मुसोलिनी था, कैरिस्मेटिक लीडरशिप उसकी थी और उसकी हीरो वर्शिप वहां पे होती थी। उसके बाद है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जेटेक बोलता है कि एवरीथिंग इन द फासिज्म इज इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट इट, मतलब नेशन है सब कुछ है, इसलिए हमने राइटिस्ट एक्सट्रीम राइटिज्म ने आइडियोलॉजी को उसको डाला, तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो गया। तो उसके साथ साथ कंजर्वेटिज्म भी है, तो नेशन ही सब कुछ है, इस तरीके से वो बात करते हैं। पूरा हमने खत्म करते हैं। आप वीडियो मैं भेज दूंगा, आपके सर को बोलूंगा सर भेज देंगे, और ये वीडियो देख लेना। और दूसरी बात कि इससे मैंने जो पूरा का पूरा बोला है उसका आपको 25 पेजेस का राउंड में मटेरियल मिलेगा, पूरा जो बोला है वही चीजें उसमें लिखी है। तो आपको जो है वीडियो देखना, साथ में मटेरियल लेके बैठना, चीजें से इजीली रिलेट कर पाओगे। और परीक्षा के अगले वाले दिन में सब लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक मैं शॉर्ट नोट सिर्फ 2 पेजेस में भेजूंगा। ये पूरा का पूरा बोला, और जो पीडीएफ भेजेगी उसका ही मैंने सिनॉप्सिस तैयार की है, 2 पेज में है, उसको परीक्षा के अगले वाले दिन देख, तो आपका ये वाला सर वाला भी ये टॉपिक हो जाएगा, मैम के अगर भी फासिल आएगा तो वो दोनों हो जाएंगे आपके।